समाजशास्त्र की इस ऑनलाइन क्लास में हमारे समाजशास्त्र के सभी प्रतियोगी भैया बहनों का स्वागत है। देखिए, पिछली कक्षाओं में हमने समाजशास्त्र का उद्भव एवं विकास, डिफिनीशन ऑफ सोशियोलॉजी, समाजशास्त्र की परिभाषाएं पर चर्चा कर चुके हैं। आज हम लोग आते हैं समाजशास्त्र का अध्ययन क्षेत्र। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि समाजशास्त्र का अध्ययन क्षेत्र क्या है। यहाँ से कई प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए, समाजशास्त्र के उद्भव पर एक सरसरी नज़र डालने के बाद हम उसके विकास के आरंभिक दौर में विद्यमान कुछ लाक्षणिक विशेषताओं पर आज यहाँ पर हम चर्चा सर्वप्रथम कर रहे हैं। इसको ध्यान से आप लोग सुनिए पहले, ठीक ना, कि इसकी क्या कुछ लाक्षणिक विशेषताएं हैं उद्भव के बाद। पहली इसकी विशेषता एक यह है कि प्रारंभ में यह धारणा थी कि समाजशास्त्र के अध्ययन क्षेत्र की सीमा एवं इसका आयाम, ठीक ना, समाजशास्त्र के अध्ययन क्षेत्र की जो सीमा है एवं इसका आयाम विश्वकोशी है। यह माना जाता था कि हर तरह का सामाजिक संबंध समाजशास्त्र के अध्ययन क्षेत्र में सम्मिलित है। ठीक ना, चाहे किसी भी प्रकार का जो सामाजिक संबंध हो, वह हर प्रकार का जो है वह सामाजिक संबंध समाजशास्त्र के अध्ययन क्षेत्र में सम्मिलित है। ठीक ना, फिर लेकिन हमने उस दिन भी चर्चा किया था आप लोगों को कि सोशियोलॉजी द साइंस ऑफ सोसाइटी और ऑफ सोशल फिनोमेना, समाजशास्त्र सामाजिक प्रघटनाओं का विज्ञान है। और यह किन प्रघटनाओं का विज्ञान है? तो यह उन प्रघटनाओं का विज्ञान है जो एक मानव अपनी क्रियाओं के द्वारा दूसरे मानव के आचार एवं व्यवहार को प्रभावित करता है। ठीक ना, अब देखिए अब यहाँ पर तो प्रारंभिक दौर में चाहे किसी भी प्रकार का जो सामाजिक संबंध है वह समाजशास्त्र के अध्ययन क्षेत्र में सम्मिलित माना जाता था। ठीक ना, दूसरी इसकी क्या विशेषता है? इसे एक औपचारिक विज्ञान समझा जाता था। ठीक ना, इसे जो है कैसा विज्ञान? फॉर्मल साइंस। इसे हम फॉर्मल साइंस समझते थे। ठीक ना, इसे एक औपचारिक विज्ञान समझा जाता था। 18वीं सदी में समाजशास्त्र के ऊपर भौतिक तथा 19वीं सदी में जीव विज्ञान के साँचे के अनुरूप समाजशास्त्र को ढालने का प्रयास किया गया था। क्योंकि हमने वहाँ पर भी आप लोगों को चर्चा किया था कि वहाँ पर मुख्य रूप से कांट, सेंट साइमन और हर्बर्ट स्पेंसर, कांट और मार्क्स की शब्दावली किस पर आधारित थी? भौतिक विज्ञान पर। और स्पेंसर ने जीव विज्ञान से, प्राणीशास्त्र से उन्होंने प्रेरणा ग्रहण की और उसके आधार पर उन्होंने समाजशास्त्र को विकसित करने का प्रयास किया। तो प्रारंभ में जो 18वीं सदी थी, 18वीं सदी में भौतिक तथा 19वीं सदी में जीव विज्ञान के साँचे के अनुरूप समाजशास्त्र को ढालने का प्रयास किया गया। तो यह इसकी दूसरी विशेषता हुई। तीसरी विशेषता देखिए क्या है? यह एक सामान्य विज्ञान होने का दावा करती थी। जो इसका जो लक्षण दिखाई दे रहे थे वह क्या थे? यह एक सामान्य विज्ञान होने का दावा करती थी। औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप समाज में जो भी समस्याएं विद्यमान थी वह उसको आकर्षित करती थी। ठीक ना, यह इसकी तीसरी विशेषता थी। अब चौथी विशेषता क्या है? विभिन्न प्रकार की विचारधाराओं, और समाज में तमाम प्रकार की विचारधाराएं आ गई। जो समाज में अब तमाम प्रकार की विचारधाराएं आ गई। एक थी परंपरावादी, ट्रेडिशनल, ठीक ना, परंपरावादी, और दूसरी उग्र परिवर्तनवादी। क्योंकि समाज में कुछ चीज़ें तो परंपरागत रूप से चल रही थी और समाज में जो कुछ समस्याएं थीं जो मानव के आचार और व्यवहार को एक बुरी तरह से प्रभावित करती थी। समाज का एक तबका उसमें परिवर्तन करना चाहता था, क्योंकि समाज निरंतर परिवर्तनशील रहने वाली एक जटिल व्यवस्था है।
जैसे जैसे स्थितियां और परिस्थितियां परिवर्तित होती हैं वैसे वैसे हमको और आपको भी परिवर्तित होना पड़ेगा, तभी हम समाज के साथ समन्वय स्थापित कर पाएंगे। अगर हम परंपरावादी एक ही रूप से अपने आप को ढालने का प्रयास करेंगे तो समाज के साथ हम कभी भी समन्वय स्थापित नहीं कर सकते हैं। तो एक विचारधारा थी परंपरावादी, वो उसी रास्ते पर चलना चाहते थे। कुछ थे वो उसमें परिवर्तन करना चाहते थे, ठीक ना। तो परंपरावादी और उग परिवर्तनवादी ने समाजशास्त्री परिचर्चाओं में अपनी जगह बना ली। ये परिचर्चाएं आज भी वर्तमान में भी समाजशास्त्रियों के बीच जारी है। ये आप लोग देख रहे होंगे, कुछ लोग आज भी उसी परंपरागत रूप में चलना चाहते हैं और कुछ लोग उसमें परिवर्तन करके चलना चाहते हैं, ठीक ना। तो यह समस्याएं कभी भी समाप्त होने वाली नहीं है, आज भी यह समाजशास्त्रियों के बीच में यह जारी है। फिर यह आप लोगों ने जो इसके लक्षण हैं इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, क्योंकि अध्ययन क्षेत्र की जो सीमा है, जो इसके लक्षण हैं, इसी लक्षण के आधार पर ही फिर हम लोग आगे की चर्चा करते हैं, ठीक ना। और देखिए अब आगे की स्थिति क्या आती है। यहाँ से प्रश्न बार बार पूछा जाता है कि इंकल्स ने व्हाट इज सोशियोलॉजी में, अब इसको हम रेस कर दे रहे हैं भाई, यह पुस्तक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इंकल्स की यह पुस्तक है, इंकल्स व्हाट इज सोशियोलॉजी, ठीक है। तो इंकल्स ने व्हाट इज सोशियोलॉजी में समाजशास्त्र को परिवर्तनशील समाज का अध्ययन कहा। यह जो प्रश्न पूछा जाता है, बार बार पूछा गया है कि व्हाट इज सोशियोलॉजी किसकी पुस्तक है, तो व्हाट इज सोशियोलॉजी किसकी पुस्तक है, इंकल्स की। इसी पुस्तक में इन्होंने कहा है कि यह जो एक ऐसा समाज है, समाजशास्त्र को इन्होंने परिवर्तनशील समाज का अध्ययन कहा है, तथा यह बताया कि समाज की परिवर्तनशील प्रवृत्ति के कारण ही समाजशास्त्र के अध्ययन क्षेत्र की स्पष्ट सीमा निर्धारित करना काफ़ी कठिन है, ठीक है। क्योंकि आप लोग जानते ही हैं कि नेचर और सिग्नेचर कभी भी एक नहीं हो सकता, ठीक ना। यह मानव का स्वभाव है, हमेशा जो है यह दो चीज़ें कभी भी नहीं हो सकती। क्या क्या, नेचर और सिग्नेचर, ठीक ना। तो नेचर और सिग्नेचर कभी एक नहीं हो सकता। तो स्वाभाविक स्थित है कि एक तरह की विचारधाराएं भी सबकी नहीं हो सकती, लेकिन फिर उसके बाद भी विभिन्न मतों के आधार पर, ठीक ना, इनमें कुछ न कुछ समानताएं आपस में दिखाई देती हैं। इसी के आधार पर ही हम समाजशास्त्र को दो भागों में विभाजित करते हैं, ठीक ना। तो इसको दो क्षेत्र क्या हैं, एक क्षेत्र इसका है स्वरूपात्मक संप्रदाय और दूसरा क्षेत्र क्या है, समन्वयात्मक समुदाय। देखिए यह जो आपका स्वरूपात्मक समुदाय है, इसका एक और नाम है विशिष्टात्मक विचारधारा, ठीक ना। स्वरूपात्मक समुदाय का एक और नाम क्या है, विशिष्टात्मक विचारधारा, अर्थात इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, फॉर्मल स्कूल। अब इस विचारधारा के लोगों की क्या सोच है, तो इस विचारधारा के अनुसार समाजशास्त्र एक विशेष विज्ञान है। देखिए इस विचार धारा के अनुसार समाजशास्त्र एक विशेष विज्ञान है, ठीक ना। तो ये लोग क्या मानते हैं कि समाजशास्त्र क्या है, जो है एक विशेष विज्ञान है। दूसरा आता है समन्वयात्मक समुदाय, इसका एक और नाम है सांश्लेषिक विचारधारा, सिंथेटिक स्कूल, ठीक ना। और इस विचारधारा के अनुसार क्या है, एक सामान्य विज्ञान,
ठीक ना। अब देखिए यहाँ पर हम लोगों ने चर्चा किया कि स्वरूपात्मक समुदाय और इसको कितने क्षेत्रों में हम विभाजित करते हैं। इसका जो अध्ययन क्षेत्र है इसके 2 क्षेत्र हुए, एक है स्वरूपात्मक समुदाय, अभी हम लोग इस पर चर्चा करेंगे, और दूसरा है समन्वयात्मक समुदाय। अब देखिए भाई, तो जो स्वरूपात्मक समुदाय पर हमने कहा कि एक विशेष विज्ञान मानते हैं और ये इनका क्या है कि ये क्या है, एक सामान्य विज्ञान है। अब शायद आप लोग प्रश्न पत्र उठाते होंगे तो बार बार आपसे यह प्रश्न पूछा जाता है, तमाम प्रकार के समाजशास्त्रियों का वह नाम दे देगा, पीजीटी में भी पूछा जाता है, हायर एजुकेशन में भी पूछा जाएगा, फिर उसके बाद यह आपके नेट की परीक्षा में, यूजीसी की परीक्षा में भी यह प्रश्न पूछा जाएगा कि, और यह हर बार लगभग प्रश्न आता है, एक प्रश्न इसका रहता ही है कि कौन सा समाजशास्त्री स्वरूपात्मक समुदाय से संबंधित, इनमें से कौन सा समाजशास्त्री स्वरूपात्मक समुदाय से संबंधित है, या इनमें से कौन सा समाजशास्त्री समन्वयात्मक संप्रदाय से संबंधित है, ठीक ना, या इनमें से कौन सा ऐसा समाजशास्त्री है जो स्वरूपात्मक समुदाय से संबंधित नहीं है, या कौन सा ऐसा समाजशास्त्री है जो समन्वयात्मक समुदाय से संबंधित नहीं है। देखिए, विषय को हमें रुचिकर बनाना हमारा और आप लोगों का काम है। विषय हमारा कैसे रुचिकर बने और हम परीक्षा में अपने प्रश्नों के उत्तर का प्रत्युत्तर हंसते हुए आसानी के साथ कैसे दे ले जाए, यह शिक्षक का काम है और विद्यार्थी उससे प्रेरणा ग्रहण करें, यह दोनों का उत्तरदायित्व होता है। तो विषय को रुचिकर बनाना शिक्षक और विद्यार्थी का आपस में समन्वय से स्थापित होता है, ठीक ना। तो देखिए, हम लोग इसको मनोरंजन के रूप में पढ़ते हैं, एक प्रश्न हम लोग मनोरंजन के रूप में करते हैं। यहाँ पर आपको जैसे स्वरूपात्मक संप्रदाय है, ठीक ना, अब ध्यान से देखिएगा भाई, यहाँ पर कुछ है नहीं और ये कभी भी आपका फिर अब गलत नहीं होगा। अगर अपने मन मस्तिष्क में ऐसे ही मनोरंजन करते हुए, हंसते हुए अगर आप इसको बैठा लेंगे, स्वरूपात्मक संप्रदाय, ठीक, अब देखिए यहाँ पर, अब इसमें हम कुछ पिक्चरों का नाम बता देते हैं आपको। एक पिक्चर का नाम बेटा था, यह सभी लोग देखे होंगे लगभग, हमको है, ठीक ना। तो बेटा, एक पिक्चर बहुत पहले आई थे, उसका नाम था शिवा। अब यहाँ पर थोड़ा सा शिवा हम छोटा सा लिखेंगे, शिवा, ठीक ना, शिवा पहले कर दीजिए, क्या है बाद में भी करेंगे, कोई उसमें दिक्कत नहीं है। तो शिवा, यहाँ देखिए यह सब में बड़ा सा होना चाहिए हम प्रश्न को सेट करने के लिए कि कैसे आप कर ले जाओ, बस इसलिए छोटा सा लिख दीजिए, शिवा बेटा और पारोबी, यहाँ पारोबी, ठीक ना, आगे बात समझ में। तो अब देखिए, अब इसी के आधार पर और यहाँ पर लिखिए समन्वयात्मक संप्रदाय, यहाँ एक छोटा सा शब्द याद कर लीजिए, सोहागिन मोबादू, ठीक ना, यहाँ पे याद कर लीजिए सोहागिन मोबादू, ठीक। ये ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ पर जब हम लोग इसका अध्ययन करते हैं तो यह जो पिक्चरों का नाम है, इसी के आधार पर हम लोग इस पर चर्चा कर लेंगे। देखिए, सी से, ध्यान से देखिएगा भाई, सी से सीमेल, ठीक, वा से वानवीज, बे से बेबर, ठीक, टा से टानीज, ठीक ना, सी से सीमेल, ठीक ना, फिर वा से वानवीज, बे से बेबर, टा से टानीज, ठीक, फिर उसके बाद पा से पार्क एवं वर्गेश, रा से रास, बी से
वीरकांत। ठीक ना, देखिए ध्यान से, हमने क्या लिखा, शिवा बेटा पारोबी। ठीक ना, तो से कौन हुए, सीमेन, वा से वानबीज, बे से बेबर, टा से टानिज, पा से पार्क एवं वर्गेश, रा से रास, बी से वीरकांत। ठीक ना, तो इतने जो समाजशास्त्री लगभग हैं, यह सभी समाजशास्त्री किस संप्रदाय से संबंधित हैं, तो यह सभी समाजशास्त्री स्वरूपात्मक संप्रदाय से संबंधित हैं। याद आ गया, भूलेगा तो नहीं ना। ठीक, फिर उसके बाद देखिए, अब हम लोग आते हैं समन्वयात्मक संप्रदाय। और समन्वयात्मक समुदाय में कौन कौन है, सोहागिन मोबादो। ठीक, सो से सोरोकिन, हा से हाव हाउस, गी से, ठीक ना, गिन्सवर्ग। ठीक ना, यह जो सभी लोग जो है किससे संबंधित हैं, यह सभी लोग जो है देखिए गी से गिन्सवर्ग। सोहागिन, मो से मोतवानी, वा से वार्ड और दू से दुर्खिम। ठीक ना, ये अगर आपको याद रहेगा इसमें से तो यह आसान है, यह बस कोड अपना याद कर लीजिए। तो सो से सोरोकिन, हा से हाव हाउस, गी से ग्रीन गिरिंग, जो भी आते हैं गी से। ठीक ना, मो से मोतवानी, वा से वार्ड और दू से दुर्खिम। तो यह जितने समाजशास्त्री हैं, यह सभी लोग जो है किस संप्रदाय से संबंधित हैं, समन्वयात्मक संप्रदाय से संबंधित हैं। तो यह एक प्रश्न आपका बिल्कुल क्लियर हो गया। ठीक ना, अगर इतना बस याद है, और ये बार बार अगर आप पेपर उठा करके देखे होंगे तो ये बार बार जो है प्रश्न पूछा जाता है, कंफ्यूज हो जाते हैं हम कि इसमें से यह कौन, जानते तो हैं कि कौन स्वरूपा है, यह हैं संबंधित हैं स्वरूपात्मक संप्रदाय तथा समन्वयात्मक समुदाय से, लेकिन प्रश्न को करते समय यह दिक्कत हो जाती है कि कौन स्वरूपात्मक से है और कौन समन्वयात्मक से है, इसमें कन्फ्यूजन की स्थिति पैदा हो जाती है। अगर यह हम थोड़ा सा कोड याद कर लेंगे तो हमें फिर कभी भूलेगा नहीं, और हम प्रश्न के उत्तर का प्रत्युत्तर आसानी के साथ दे ले जाएंगे। अब देखिए, अब एक एक पर हम लोग काफ़ी चर्चा करते हैं कि स्वरूपात्मक संप्रदाय क्या है और समन्वयात्मक संप्रदाय क्या है, इनकी सोच क्या है। स्वरूपात्मक समुदाय जो फॉर्मल स्कूल है, ठीक ना। अब देखिए, अब जो स्वरूपात्मक समुदाय से संबंधित समाजशास्त्री हैं, इनकी यह सोच है कि जिस प्रकार इतिहास की एक अपनी निश्चित विषय वस्तु है, जिस प्रकार राजनीति शास्त्र की एक अपनी निश्चित विषय वस्तु है, जिस प्रकार अर्थशास्त्र की एक अपनी निश्चित विषय वस्तु है, उसी प्रकार से समाजशास्त्र की भी एक निश्चित विषय वस्तु होनी चाहिए। ठीक ना, इनके अनुसार, ठीक ना, इनका मुख्य रूप से यही मानना है कि जिस प्रकार अन्य विज्ञानों की अपनी एक निश्चित विषय वस्तु है, उसी प्रकार से समाजशास्त्र की भी निश्चित वस्तु होनी चाहिए, क्योंकि तभी यह स्वतंत्र तथा विशेष विज्ञान बन सकेगा। इनकी सोच है कि अगर यह इसकी एक निश्चित विषय वस्तु नहीं होगी तो यह स्वतंत्र तथा विशेष विज्ञान कभी कदाप नहीं बन पाएगा। इनके अनुसार यदि हम, इनका कहना है कि यदि हम संपूर्ण समाज का अध्ययन करने लगेंगे तो यह अन्य विज्ञानों की मात्र खिचड़ी रह जाएगा। ठीक ना, इनका एक यह है कि अगर हम इसमें सबका समावेश कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, यह सिर्फ खिचड़ी मात्र रह जाएगा, तथा इसमें वैज्ञानिक अध्ययन संभव नहीं हो पाएगा। ठीक ना, तब वो कहते हैं कि तब इसमें वैज्ञानिक अध्ययन संभव नहीं हो पाएगा। ठीक, अब आगे देखिए, फिर से देख लीजिए इनका क्या सोच है। इनकी यह सोच है कि जिस प्रकार इतिहास की, जिस प्रकार अर्थशास्त्र की, जिस प्रकार राजनीति शास्त्र की एक अपनी निश्चित विषय वस्तु है, उसी प्रकार से समाजशास्त्र की भी एक निश्चित विषय वस्तु होनी चाहिए। ठीक ना, अर्थात अन्य विज्ञानों की
जिस प्रकार से एक निश्चित विषय वस्तु है उसी प्रकार से समाजशास्त्र की भी एक निश्चित विषय वस्तु होनी चाहिए, नहीं तो इसकी स्थिति होगी कि यह सिर्फ अन्य विज्ञानों की खिचड़ी मात्र रह जाएगा तथा कभी भी यह स्वतंत्र तथा विशेष विज्ञान नहीं बन पाएगा। ठीक ना। अब हम लोग आते हैं एक एक समाजशास्त्रियों का जिस पर हम लोग अध्ययन करते हैं। अब देखिए सीमेल, ठीक ना। सीमेल की क्या स्थिति है? ठीक, सीमेल महोदय कहते हैं इन्होंने सामाजिक संबंधों के स्वरूपों, ये अपनी परिभाषा हम देते हैं, इन्होंने महान भाव सामाजिक संबंधों के स्वरूपों जैसे अनुकरण, सहयोग, प्रतिस्पर्धा, प्रभुत्व, अधीनता तथा श्रम विभाजन आदि के अध्ययन पर यह बल देते हैं। इनका मानना है कि सामाजिक संबंधों तथा उसकी अंतर वस्तु में, ये क्या मानते हैं कि सामाजिक संबंधों तथा उसकी अंतर वस्तु में अंतर होता है तथा यह एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। इसलिए समाजशास्त्र में उन संबंधों के स्वरूपों के साथ साथ, समाजशास्त्र में उन स्वरूपों के संबंधों के साथ साथ हमें उसकी अंतर वस्तु का भी अध्ययन करना चाहिए, तभी हम उसके वास्तविक स्वरूप का अध्ययन कर पाएंगे। जैसे अब देखिए, कहने का मुख्य रूप से तात्पर्य है, इनकी भी बात ठीक है। जैसे एक हम गिलास लेते हैं, एक और गिलास लेते हैं और इस दोनों गिलास को हम सोने से पालिश कर देते हैं। ध्यान को देखते जाइए, एक गिलास हमने ये भी लिया और एक गिलास हमने ये भी लिया और इस दोनों को, एक गिलास तो यह वास्तव में इस गिलास पर सोने की पालिश है और यह गिलास वास्तव में सोने की है। यह गिलास किसकी है? सोने की, ठीक ना। इस गिलास पर सोने की आप पालिश लगा दिए हैं और यह गिलास किसकी है? सोने की है। क्या आप दूर से बैठकर देखकर आप जो है बता सकते हैं कि किस गिलास पर सोने की पालिश है और कौन सी गिलास सोने की है? नहीं बता पाएंगे। क्यों नहीं बता पाएंगे? क्यों? क्योंकि आपको दोनों गिलास जो है सोने की ही दिखाई देगी, ठीक ना। तो वह स्वरूप, इन्होंने जो अंतर स्वरूप के अध्ययन की बात करते हैं, क्यों अंतर स्वरूप के अध्ययन पर जोर देते हैं? यह कहते हैं कि वास्तव में अगर किसी का वास्तविक विश्लेषण करना है तो सिर्फ हम उसके बाह्य स्वरूप के आधार पर ही हम उसका विश्लेषण नहीं कर पाएंगे जब तक हम उसके आंतरिक स्वरूप का अध्ययन नहीं करेंगे। जब हम बाहर से इसके बाह्य स्वरूप के आधार पर तो हमें दोनों गिलास सोने की दिखाई देगी, लेकिन जब हम इसके आंतरिक स्वरूप का अध्ययन करेंगे तब यह गिलास आपको यह मालूम पड़ जाएगा कि यह गिलास तो कांच की है, इस गिलास के ऊपर सिर्फ सोने की एक पालिश लगी हुई है, जबकि यह गिलास किसकी है? सोने की है, ठीक है। फिर भी अब इसी के आधार पर इंकस महोदय ने समाजशास्त्र के समस्याग्रस्त क्षेत्रों की विवेचना करते हुए समाजशास्त्र के 3 भेदों का इन्होंने उल्लेख किया है। यह जो इनके 3 भेद हैं, ठीक है। पहला है सामान्य समाजशास्त्र, जो पहला है इनका वह जो क्या है? सामान्य समाजशास्त्र। यह जो सामान्य समाजशास्त्र है इसमें यह अध्ययन करते हैं, यह ऐतिहासिक जीवन का समाजशास्त्रीय अध्ययन है। जो सामान्य समाजशास्त्र है यह ऐतिहासिक जीवन का इसमें हम अध्ययन करते हैं, ठीक ना। तो पहला क्या है पॉइंट? सामान्य समाजशास्त्र, ठीक ना। फिर उसके बाद जो है यह सेकेंड है, तो जो पहले में यह ऐतिहासिक जीवन का अध्ययन करते हैं, दूसरा यह है विशुद्ध या स्वरूपात्मक संपदा, ठीक है। विशुद्ध या स्वरूपात्मक समाजशास्त्र या समुदाय कह रहे हैं, यहाँ समाजशास्त्र लिख दें, विशुद्ध या स्वरूपात्मक समाजशास्त्र।
अब देखिए भाई, पहली चीज तो है यह विशुद्ध। विशुद्ध को बहुत से लोग हैं वह शुद्ध समझते हैं, ठीक ना। विशुद्ध है क्या? जैसे हम आपके घर गए, हमने कहा बेटा हमको प्यास लगी है, हमको 1 गिलास पानी दे दो। आपने अपने घर से 1 गिलास पानी हमको ला, घड़े से पानी, गिलास को खूब बढ़िया से धुला और घड़े से पानी ला करके आपने हमको वह पानी दिया। फिर हम राकेश के पास गए, राकेश से भी कहा बेटा 1 गिलास हमको पानी दे दो। राकेश भी गिलास को धोता है और एक्वागार्ड से 1 गिलास पानी ला करके हमको देता है। अब इससे क्या हुई? आपका जो गिलास है, जो घड़े से आपने पानी ला करके हमको दिया, वह शुद्ध पानी है। वह पानी क्या है? शुद्ध पानी है। और जो राकेश ने हमको पानी ला करके दिया वह विशुद्ध पानी है, जो शुद्ध से भी ज़्यादा शुद्ध हो। विशुद्ध का मीन्स क्या होता है? जो शुद्ध से भी ज़्यादा शुद्ध हो उसे ही हम विशुद्ध कहते हैं। तो यह दूसरा जो है इनका है, यह विशुद्ध या स्वरूपात्मक समास, ठीक ना। यह इसमें हम जो यह विशुद्ध या स्वरूपात्मक समास है, इसमें हम सामाजिक जीवन के, इसमें हम किसका अध्ययन करते हैं? सामाजिक जीवन के स्वरूपों का अध्ययन करते हैं, ठीक ना। अब देखिए पहला समान समास में, इसमें ऐतिहासिक, इसमें हम ऐतिहासिक जीवन का अध्ययन करते हैं। इसमें हम समाजशास्त्र के स्वरूपों का अध्ययन करते हैं। और तीसरा जो है आपका यह दार्शनिक समाजशास्त्र, दार्शनिक समाजशास्त्र, ठीक है। यह जो आपका जो दार्शनिक समाजशास्त्र है, यह समाजशास्त्र, ठीक ना, समाजशास्त्र के ज्ञानात्मक तथा तात्विक पक्षों का अध्ययन करता है। यह किसके? ज्ञानात्मक, ध्यान से देखते जाइए भाई, ज्ञानात्मक प्लस तात्विक पक्ष, ठीक ना। तो जो इन्होंने भेद किया, तो समान समाजशास्त्र, विशुद्ध या स्वरूपात्मक समाजशास्त्र, फिर उसके बाद दार्शनिक समाजशास्त्र। इसमें हम ऐतिहासिक जीवन के पक्षों का अध्ययन करते हैं। विशुद्ध या स्वरूपात्मक समाजशास्त्र में इसमें हम सामाजिक जीवन के स्वरूपों का अध्ययन करते हैं, सिमेल जी ने कहा। फिर दार्शनिक समाजशास्त्र, इसमें हम ज्ञानात्मक तथा तात्विक पक्षों का अध्ययन करते हैं, ठीक ना। अब एक प्रश्न आपसे पूछा जाता है, जिन्होंने बंटवारा तो किया, लेकिन इसमें से जो विशुद्ध या स्वरूपात्मक समाजशास्त्र है, ठीक ना, विशुद्ध या स्वरूपात्मक समाजशास्त्र को ही सिमेल महोदय ने अपनी विवेचना का आधार बनाया। ठीक, आगे बात समझ में? हाँ, ठीक। अब आपसे यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो इन्होंने, सिमेल महोदय ने जो 3 भेदों का समाजशास्त्र में, अपनी विवेचना में जो 3 भेदों का इन्होंने उल्लेख किया है, उसमें किसको अपनी विवेचना का इन्होंने आधार बनाया? तो पहला था समान समाजशास्त्र, दूसरा है विशुद्ध या स्वरूपात्मक समाजशास्त्र, तीसरा है दार्शनिक समाजशास्त्र, ठीक ना। तो किसको इन्होंने अपनी विवेचना का आधार बनाया? तो इन्होंने विशुद्ध या स्वरूपात्मक समाजशास्त्र को ही अपनी विवेचना का आधार बनाया, ठीक। फिर उसके बाद देखिए हम लोग चलते हैं शिवा, सी से सिमेल, ठीक ना। फिर हम वानवीज, एक एक पर चलते जाइए।
वानवीज। नोट कर लीजिए, इन्होंने समाजशास्त्र का उद्देश्य मानवीय संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन बताया। स्वरूपों का अध्ययन बताया तथा 650 स्वरूपों का उल्लेख किया। ठीक ना। अब देखिए थोड़ा सा यहाँ पर यह जो वानवीज महोदय हैं, इन्होंने प्रश्न आपसे पूछा जाता है, बस छोटा सा, इसमें चाहे कैसी भी परिभाषा दी गई हो, अब उस परिभाषा में वीरकान, अभी हम कल भी चर्चा करेंगे इस पर, वानवीज किस पर जोर देते हैं? मानवी। तो जैसे ही एक शब्द आपको मानवी कहीं पर दिखाई दे जाए परिभाषा में, तुरंत आप टिक किस पर लगाएंगे? वानवीज पर। और जैसे ही एक शब्द आपको दिखाई दे जाए मानसिक, ठीक ना, तो तुरंत टिक किस पर लगाएंगे? वीरकान पर। परिभाषा में एक शब्द जो है जुड़ दिए, ठीक ना। मानवीय संबंधों के आधार पर जो एक दूसरे के साथ संबंधों का निर्माण होता है, तो यह चर्चा कौन करते हैं? वानवीज। और मानसिक संबंधों के आधार पर तो कौन करते हैं? वीरकान। उन्होंने मानसिक संबंधों के आधार पर, जैसे पिता और पुत्र, माता और पुत्र, पिता और पुत्री, यह अभी हम कल इस पर चर्चा करेंगे काफ़ी जो है, ठीक है। तो पहले आ जाइए वानवीज का। तो इन्होंने समाजशास्त्र का उद्देश्य किसके आधार पर बताया है? तो इन्होंने समाजशास्त्र का उद्देश्य मानवीय संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन बताया तथा कितने प्रकार के स्वरूपों का उल्लेख किया है? 650। तो जब भी आपसे प्रश्न किसी भी समाज पूछा जाए कि ऐसे कौन से समाजशास्त्री हैं जिन्होंने 650 स्वरूपों का उल्लेख किया है, तो वह जो है कौन से समाजशास्त्री हैं? वानवीज। ठीक मित्रों, अब जो है हमारी जो नेक्स्ट क्लास है, इस पर हम लोग इसको आगे बढ़ाएंगे, ठीक ना। फिर उसके बाद हाँ, आप लोग एक चीज़ जो है ज़रूर कीजिएगा कि जो ये चैनल है, जो आपको वीडियो जा रहा है, इसको आप लोग सब्सक्राइब करना और लाइक करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।